किसी ये लास्ट लेक्चर मैंने 115 AC, 115 AD और 115 BBA करवाया था। दिख रहा है स्क्रीन पर? कैन नाउ सी, जिस स्टाइल में मैंने तुम लोग को 115 AC, AD और BBA करवाया था, वही स्टाइल में मैं तुमको दूसरे सेक्शन भी अरेंज करके दूंगा। दूसरे कौन से, मेरे को बताओ। इन तीनों के अलावा और मैंने क्या पढ़ा है इस टॉपिक में? इन तीनों के अलावा और क्या पढ़ा है इस टॉपिक में? 115A और उसके पहले सड़गों का थियरी था। तो ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसके जस्ट पहले 115A था और उसके पहले सड़गों वाला थियरी था 115C2I। तो मैं वो वाली थियरी को भी है ना ये पैटर्न में अरेंज करूंगा, ये वाले पैटर्न में। और ये वाला पैटर्न तुम लोग नोटिस किया कैसा था? पहले मैंने स्क्रीन पर देखो असेसी का नाम लिखा था, ये देखो कि असेसी कैसा होना चाहिए, फिर उसकी कमाई का सोर्स क्या है कि वो किस चीज से कमा रहा है, फिर उसकी इनकम का नाम कि किस नाम से इनकम कमा रहा है, फिर उसका रेट ऑफ टैक्स। यही स्टाइल में मैं ना पिछले सेक्शंस को अरेंज करना चाह रहा हूँ। उससे क्या अपना एक अच्छा समरी बन जाएगा। और ये स्टाइल पहले कैसी थी बताओ? पहले असेसी कौन है, NRA, FI, स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह, फिर उसकी कमाई का सोर्स क्या है, फिर उसकी इनकम का नाम क्या है, फिर उस पर टैक्स रेट क्या आता है। यही पैटर्न में मुझे क्या अरेंज करना है? 115A और 115C2I जो इसके जस्ट पहले करवाया था। तो लुक मैंने करके रखा है, ये देखो 115A। 115A कभी भी याद आता, ये सीन याद आना चाहिए मेरा। फॉरेन का पैसा, फॉरेन का दिमाग। फॉरेन का पैसा आता है तो उस पर 20% टैक्स उन लोगों को भरना पड़ता है, बट कभी कभी 5% भी होता है। फॉरेन के दिमाग के लिए 10%। एंड उसी उसको मैंने कैसे अरेंज किया है कि वो 115A में असेसी कौन था? FCNR। जैसे यहाँ था ना FII, स्पोर्ट्स पर्सन, NR, तो उसी तरह सेक्शन 115A में कौन था? FCNR। याद है ना मैं FCNR बोल रहा था। व्हाट इज FCNR? फॉरेन कंपनी और नॉन रेसिडेंट। अब फॉरेन की कंपनी मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वेदर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, बट फॉरेन कंपनी चाहिए। और ये तो नॉन कॉर्पोरेट्स लोग है, पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह, इंडिविजुअल, बट वो NR होने चाहिए। फिर उन लोग का कमाई का सोर्स क्या था? मनी एंड दिमाग था ना। फॉरेन का पैसा मतलब मनी, मीन्स उन लोग या तो पैसा डाल रहे इंडिया में या फिर अपना दिमाग दे रहे इंडिया में। फिर अगर उन लोग इंडिया में मनी डालेंगे तो उनकी ये इनकम होती है। कैन यू गेस ये IDU क्या है? इंटरेस्ट डिविडेंड यूनिट्स वाला इनकम। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, यूनिट्स इनकम। ऑब्वियसली ना कोई फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट इंडिया में पैसा लगाएगी तो पैसे से या तो ब्याज कमाएगी या डिविडेंड कमाएगी या फिर यूनिट्स वाली इनकम कमाएगी, म्यूचुअल फंड में लगाया होगा तो। फिर अगर इन लोग ने अपना इंडिया को दिमाग दिया होगा तो रॉयल्टी, FTS। मतलब इन शॉर्ट नोटिस किया मैंने इसको भी है ना यही स्टाइल में अरेंज कर दिया। कौन सी? ये वाली स्टाइल में। फिर 115C2I में वो सड़गो वाला थियरी चैप्टर 12 है, उसमें असेसी कौन था? NRI, नॉन रेसिडेंट प्लस इंडियन। और इंडियन मतलब या तो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन। फिर उसकी कमाई का सोर्स क्या था? सड़गो। वो सड़गो से कमा रहा था, सड़गो। एंड फिर सड़गो से जो इनकम निकलती है वो क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इनकम और लटक जी। इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब वही इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो देखो ये स्टाइल, और इधर भी फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट था सब। हर जगह फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना है एक्सेप्ट FII। तो मेरे को अभी इसका टैक्स रेट बताओ सबका। पहले इसका बताओ। ये 115A में रेट ऑफ टैक्स क्या था? अगर फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट इंडिया में पैसे लगाती है तो इंटरेस्ट डिविडेंड यूनिट्स के ऊपर या तो 20% टैक्स आएगा या फिर 5%। यूजुअली 20 आता है। 5% के लिए तो 3 सिचुएशन थी, वैसा हुआ तो ही। और रॉयल्टी FTS का 10% है ना। मीन्स वो कभी कभी नॉर्मल रेट पे भी जाता है, लेकिन नॉर्मल रेट फिर तो सेक्शन भी तो अलग हो जाता है ना। और अभी मैं किस हेडिंग के अंदर सब लिख रहा हूँ? 115A। तो 115A में तो 10% ही है ना, तो इसको मैं अच्छी तरह लिख देता हूँ। ये देखो, इंटरेस्ट डिविडेंड यूनिट्स इनकम के नीचे या 5% टैक्स, या 20%।
या तो 5% या फिर 20%, और रॉयल्टी एफटीएस का 10%। फिर यही चीज मेरे को इधर, और टीडीएस का सेक्शन बताओ, टीडीएस का, इसमें टीडीएस का सेक्शन क्या था? टीडीएस का सेक्शन 115A में क्या था? ये देखो ना, इधर भी तो मैंने टीडीएस के सेक्शन नीचे लिखे थे ना, तो मुझे नीचे टीडीएस का सेक्शन लिखवाना है। तो टीडीएस का सेक्शन क्या था? 5% चाहिए तो 194 LB LC LD था। LB LC LD, LB अगर IDF इंटरेस्ट पे कर रही है उनको, टीडीएस की बात होती तो पेमेंट वाला टोन आना चाहिए। फिर इंडियन कंपनी पेमेंट करेगी तो 194 LC, और गरम से पेमेंट हुआ होगा तो 194 LD। तो इधर टीडीएस का भी सेक्शन लिख देता हूं, 194 LB LC LD। लेकिन वो तो 5% हुआ तो, वरना तो 195 है, और रॉयल्टी एफटीएस का भी टीडीएस 195। नॉन रेसिडेंट के इनकम का टीडीएस तो कटना ही है, खाली सेक्शन याद कर रहे, और सेक्शन भी 195 ही मेन होता है, लेकिन कहीं कहीं स्पेसिफिक सेक्शन है तो याद रखना है। फिर यही स्टाइल में इसको भी अरेंज करो। ये ना सबसे स्टार्ट इसी से, दोबारा टॉपिक, अपना टॉपिक स्टार्ट ही इससे हुआ था, एनआरआई वाले से। तो टेल मी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट इनकम पे टैक्स कितना था? इन्वेस्टमेंट इनकम पे टैक्स था 20%, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड इनकम उस पर 20% था। लॉन्ग टर्म पे 10% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये देखो, इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए 20% टैक्स, और लॉन्ग टर्म पे 10% टैक्स, नो इंडेक्सेशन। फिर इधर टीडीएस का सेक्शन क्या था? इधर टीडीएस का कोई पर्टिकुलर सेक्शन था? नहीं था, तो सेक्शन 195। टीडीएस का पर्टिकुलर सेक्शन नहीं था सड़कों वाली थियरी में, तो सेक्शन 195 में टीडीएस कटेगा। सी, मैंने क्या किया है, आज आने के बाद तुम लोग को यही स्टाइल में जो मैंने ये सेक्शन पढ़ाए थे ना, वही पैटर्न में मैंने इसको अरेंज कर दिया है। अब है ना, ये देखो, ये सब चीज को मैंने एक साथ इधर इकट्ठा रखा है, ये पूरे टॉपिक का समरी आ गया। नोटिस करो, मैंने इस टॉपिक में पहले क्या पढ़ाया था? पहले चैप्टर 12 में पढ़ाया था, मैं उल्टा गया था ऑर्डर में। तो पहले चैप्टर 12 आता है, फिर 12A बाद में आता है, पहले 12 फिर 12A, लेकिन पढ़ाते टाइम मैंने पहले 12A कराया फिर 12 कराया था। ओके, एंड फिर सेक्शंस भी देखो एकदम मस्त लाइन में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फील करो। ये देखो, ए 3A है, एक अकेला ए, फिर ACAD, फिर ए के बाद क्या आता है? बी, फिर बी के बाद क्या आता है? सी से लेके आई तक। अरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फील हुआ क्या नहीं? तो पहले ए अकेला ए, फिर ACAD, फिर ए के बाद क्या आता है? BBA, फिर उसके बाद C to I। मतलब फील करो एकदम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में। तो वो सीक्वेंस में मैंने अरेंज किया था, जबकि मैंने पढ़ाते टाइम पहले तुमको ये पढ़ा दिया था, फिर कैसे पढ़ाया था याद करो, फिर ये पढ़ाया था, फिर ये तीनों मैंने पैरेलली पढ़ा दिए थे, लेकिन अभी उसको सब इकट्ठा अरेंज किया है। अब सी, इस तरह से अरेंज करने में पता है याद करना इजी हो जाता है। अभी हम लोग क्या कंपेरेटिवली नोटिस कर सकते हैं कि हर सेक्शन में असेसी कौन है, फिर उसकी कमाई का सोर्स क्या है, फिर उसकी इनकम क्या है, और उस पर टैक्स रेट क्या है, फिर नीचे टीडीएस का सेक्शन। ये देखो, नीचे टीडीएस का सेक्शन लिखा था ना ये। तो बस अभी मुझे ना एक बार वापस लिखवाओ, एक बार हम लोग लिख के याद करेंगे ना तो पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि टैक्स रेट्स में क्या है, कंफ्यूजन बहुत होता है कि किधर 10 था, किधर 20 था, किधर 5% था, सब मिक्सअप हो जाता है। इसलिए क्या है, एक तरह हम लोग मतलब एक बार ऐसा पूरा समेट के सब टैक्स रेट लिख देंगे ना, तो अपना समरी भी तैयार हो जाएगा, याद करना भी अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से मेरे को बताओ, चलो मैं इधर लिखते जाता हूँ, तुम लोग ट्राई करना। पहले इससे चालू करता हूँ, 115A। ऑल्दो इट साउंड्स रिपीटिशन, बट क्या है, अपना ऐसा चार्ट बनना भी जरूरी है ना। तो बताओ 115A में एक काम करो, सबका मेरे को पहले वो असेसी बता दो। चलो
115A में FCNR था, 115AC में सिर्फ NR था, सिर्फ NR, मतलब NR में फॉरेन कंपनी आ गया, बट फिर वो नॉन रेसिडेंट हुआ तो रेसिडेंट टाइप फॉरेन कंपनी नहीं आएगा, इधर तो प्योर NR ही चाहिए। तो FCNR इधर NR, और 115AD में FII था, उसी ऐसे कंपेरेटिवली अच्छी फीलिंग आती है। फिर इधर NRFC स्पोर्ट्स पर्सन या एंटरटेनर था, और ये NRI था, मतलब हर जगह अलग ही टाइप का व्यक्ति है, और NRI की अपनी अलग खूबी है, नॉन रेसिडेंट प्लस इंडियन चाहिए वो। फिर हर एक में मेरे को इनकम का सोर्स बताओ। 115A में FCNR की कमाई का सोर्स क्या था? मनी और दिमाग। हम लोग याद ही ऐसे किए थे, फॉरेन का पैसा, फॉरेन का दिमाग, तो या पैसा या दिमाग। और 115AC में बॉन्ड GDR था, और FII वाले में तो कोई भी सिक्योरिटी हो सकता है, और स्पोर्ट्स पर्सन या तो गाएगा तो कमाएगा, और एंटरटेनर है तो परफॉर्म करके कमाएगा। का मतलब गेम खेलो, एड में परफॉर्मेंस दो, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में आर्टिकल्स दो वो। फिर NRI की सोर्स क्या थी? सड़गो। तो बस अभी सबका मुझे टैक्स रेट बताते हो। जिस तरह से मैंने इधर लिखा है ना, तुम लोग को तो रेडीमेड मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद ऐसे 2-3 बार ऐसे लिखो, भले रफली लिखो, एक बार नीटली अपने लिए बना के रख दो, बाद में रफली 2-3 बार ऐसे लिखो कि इधर FCNR था, फिर NR था, फिर FII था, फिर स्पोर्ट्स पर्सन था, NRI था। ऐसे लिख के 2-3 बार करोगे ना, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। नहीं तो ये सब चीजें है ना, तुम लोग ऐसे 100 बार भी रीड करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसी चीजें तो एक बार लिख के ही करनी पड़ती है। बताओ, अभी टैक्स रेट का मेन चैलेंज है, तो सुनो इसका एक टेक्निक बताओ, सुनो अभी अच्छी टेक्निक बता रहा हूं। जिधर भी है ना आई जैसा इनकम है, इंटरेस्ट डिविडेंड सब में 20% है। कुछ एक्सेप्शन से बताऊंगा, ऐसे याद करो, हर सेक्शन में जिधर भी अल्फाबेट आई आता है, एक से ना, जिधर भी अल्फाबेट आई आता है, आई मतलब इंटरेस्ट डिविडेंड टाइप इनकम, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑल्सो, तो वो सब में 20% टैक्स है। रटो, इंटरेस्ट डिविडेंड हुआ तो 20%, इंटरेस्ट डिविडेंड हुआ 20, और इंटरेस्ट मतलब अल्फाबेट आई से कुछ भी हो उस पर 20% है। एक्सेप्शन क्या है मालूम है? 115A में अगर IDF वाला हुआ, इंडियन कंपनी ऑन और आफ्टर एक साथ 12 हुआ, गर्म हुआ तो 5% था, और बॉन्ड GDR वाले में 10% था। ये दो याद कर लो ना, 5% किधर था, 10 कहाँ था। बाकी तो जिधर भी अल्फाबेट आई दिखा, इंटरेस्ट डिविडेंड दिखा, सब में 20 है। अरे इतनी छोटी सी बात याद रखने से ना, देखना कितना मस्त काम आसान हो जाएगा अपना। तो हाउ टू रिमेंबर? वेयर इट इज 5, वेयर इट इज 10, जस्ट रिमेंबर दैट। वेयर इट इज 5, IDF, इंडियन कंपनी टेकिंग लोन ऑन और आफ्टर 1712, लोन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, और गर्म हुआ तो 5%, और बॉन्ड GDR वाले सेक्शन में भी 10% था। बाकी सब जगह जिधर भी इंटरेस्ट डिविडेंड या फिर अल्फाबेट आई से कुछ आता तो 20% है। फिर अभी देखो मत जरा, फिर सुनो मुझे, फिर हर जगह लटक जी 10% विदाउट इंडेक्स। पूरे टॉपिक में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का कॉमन रूल है 10% विदाउट इंडेक्स। एक ये याद हुआ। अब याद रखना, रॉयल्टी FTS का 10%। इतना याद हो गया, खत्म। और एवरीवेयर लॉन्ग टर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है, शॉर्ट टर्म को खाली FII लोग के लिए ट्रीटमेंट मिला है स्पेशल, 30% था। वो तो सबको याद रहता है, FII का शॉर्ट टर्म 30%। मैंने अभी जो बोलना है एक बार बोल के याद कर डालो, बोलो स्टार्ट है, बाद में हम लोग लिखेंगे, कितना इजी लगेगा। देखो, जिधर भी अल्फाबेट आई, इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम दिखेगा तो 20% फिक्स्ड है, एक्सेप्ट IDF, इंडियन कंपनी टेकिंग लोन ऑन और आफ्टर एक साथ 12, और गर्म हुआ तो 5% था, और बॉन्ड GDR में 10% था। बाकी हर जगह 20 था। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हर एक में स्पेशल ट्रीटमेंट में आता है, और सब में 10% टैक्स, नो इंडेक्सेशन। फिर रॉयल्टी FTS का 10% था, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो खाली FII में अलग से 30% टैक्स पे आता है। इतना याद हो गया? पूरा याद हो गया है? और सी ये जो बना हुआ पड़ा है ना, ये तो एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर ही आएगा। जो चीजें इधर चार्ट के फॉर्म में मैंने बनाई है ना, चलो मैंने भले चार्ट के फॉर्म में दी है,
एग्जाम में जब क्वेश्चन इन लोग पैराग्राफ फॉर्म में बनाएंगे तो ये डेटा जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो तो क्वेश्चन में ही दिया होगा। अपने को नॉलेज क्या दिखाना है, रेट ऑफ टैक्स का, और उसका मैंने शॉर्टकट टेक्निक बता दिया अभी। तो चलो ये टेक्निक से करते। मैंने क्या बोला, पहले सब इंटरेस्ट डिविडेंड जैसी इनकम ढूंढते हैं ना, लेकिन उसमें एक्सेप्शन क्या था, कहीं कहीं 5 था और बॉन्ड जीडीआर में 10 था। तो पहले एक्सेप्शन वाला लिख देता हूँ। तो सी 5% का मच इधर था ना, तो सी इधर लिख देता हूँ 5%। एक से बात करते। तो इंटरेस्ट डिविडेंड का 5% एक जगह था, उधर लिख दिया, देखो मैंने, है ना। फिर उसके बाद सुनो इधर, लुक, एक से नहीं पहले खत्म करने दो। 5%, फिर और कहाँ था, अरे हर जगह 20 है, लेकिन 20 कहाँ नहीं था, तो एक जगह 5 था उधर लिख दिया। और बॉन्ड जीडीआर वाले सेक्शन में भी 10% था, तो देखो बॉन्ड जीडीआर वाला सेक्शन ये रहा, इधर भी मैं 10% लिख देता हूँ। मैं किस तरह से लिख रहा हूँ ना, उस पर ध्यान दो, ये चार्ट डेवलप कैसे हो रहा है देखो। इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों के लिए बात हो रही है, भूलना मत। ये याद हो गया ना। अभी तो जिधर भी इंटरेस्ट डिविडेंड या फिर अल्फाबेट आई दिख रहा है ना, 20% लिख देते। तो सी ऐसा कहाँ कहाँ दिख रहा है मालूम, ये देखो इधर आई दिख रहा है इंटरेस्ट, इधर डिविडेंड दिख रहा है, ये भी अल्फाबेट आई है ना, इनकम लिखा है, और ये भी इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब आई है, ये सब जगह 20% आ गया। अरे ऑलमोस्ट चार्ट ही खत्म हो गया, मतलब इतना ही याद रखना, सब जगह 20 ही मेन है। तो ये देखो जिधर भी मैंने अभी हाईलाइट किया ना, सब जगह 20% लिख देता हूँ रेड कलर से। तो 20% मुझे इंटरेस्ट डिविडेंड और अल्फाबेट आई की तलाश है। और इधर भी देखो स्पोर्ट्स पर्सन में भी इनकम लिखा है ना, इनकम मतलब आई, फिर सड़कों में इन्वेस्टमेंट इनकम, और एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब इंटरेस्ट और डिविडेंड ही होता है। इंटरेस्ट डिविडेंड मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम, ये हो गया। फिर मैंने कैसे बढ़ाया था, हर जगह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एरो लटक रहा है, 10% विदाउट इंडेक्सेशन। तो सी लॉन्ग टर्म का किधर किधर, ये देखो इधर था, इधर था, और इधर था, और कहाँ नहीं था बताओ। और तुमको खुद को लगे उधर लॉन्ग टर्म आ भी नहीं सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसा क्या होगा। फिर ये फॉरेन का पैसा, फॉरेन का दिमाग, वो तो क्या पैसा डाल रहा है दिमाग, उधर कुछ लॉन्ग टर्म का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था। तो ये देखो, एक सेकंड ना, इधर लॉन्ग टर्म ढूंढ ढूंढ के 10% विदाउट इंडेक्स, इंडेक्स नहीं मिले। फिर इधर भी 10% टैक्स विदाउट इंडेक्स, फिर लास्ट में भी 10% टैक्स विदाउट इंडेक्स। ओके, अब बचा क्या बताओ, पूरे चार्ट में बचा ही गया अभी, रॉयल्टी एफटीएस बचा है, वो तो मैंने बोला वो अलग से याद करना पड़ेगा 10%। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को स्पेशल ट्रीटमेंट खाली एफआई के केस में मिला है, और वो भी याद होगा एफआई के लिए मैंने टेक्निक क्या बताया था, एफआई तेरे लिए सब कुछ चलेगा, तू कोई भी करेंसी डाल, किसी भी सिक्योरिटी में डाल, शॉर्ट कर लॉन्ग टर्म कर, सब चलेगा। तो इधर 30% टैक्स, तो टैक्स रेट्स याद हो गए। अब देखो नीचे थोड़ी बहुत जगह बची है, उधर मैं टीडीएस का सेक्शन लिख देता हूँ। टीडीएस का सेक्शन बताओ क्या क्या था, टीडीएस से सेक्शन बताओ, स्टार्टिंग से आओ ना, ऐसे लेफ्ट से राइट। 115A में, एक से मेरे को एक जगह एक चीज लिखना रह गया, रुको एक से ना, इधर ये आईडीयू है ना, आईडीयू, उधर 20% लिखना रह गया। 5% तो खाली वो 3 केस थे ना, बाकी तो 20% ही है, एक से ना। फिर अभी सबके नीचे टीडीएस का सेक्शन भी लिखना है, लेकिन एक और चीज है सुनो,
इधर हम लोग ये भी हाईलाइट कर देते हैं, एफआई के सेक्शन पता है मैंने बताया था, ये देखो ये एफआई लोग के लिए एलटीसीजी और एसटीसीजी, उसको और भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है अगर एसटीडी भरा हुआ रहा तो। एसटीडी भरा हुआ रहा है तो लॉन्ग टर्म 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, वो एडवांटेज है। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन इधर मैंने ये जो एस्ट्रिक करके बनाया ना, दैट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज दैट ओनली कि इन केस एसटीडी भरा हुआ एफआईएन है तो लॉन्ग टर्म 1 लाख एग्जाम और शॉर्ट टर्म में फिर 30 नहीं 15% टैक्स आएगा, वो सटक जी अंडर सेक्शन 111A वाला कहलाया जाएगा। ओके, अभी टीडीएस का सेक्शन देखो। टीडीएस में स्टार्टिंग से लेफ्ट टू राइट बताओ। 115A में टीडीएस का सेक्शन क्या था? ये तो 194 LB था, LC था, LD था, लेकिन वो 194 LB LC LD तो कब आएगा? अगर 5% रेट हुआ तो, वरना एक जनरल 195 सेक्शन था, फिर तो रॉयल्टी एफटीएस में 195 था, है ना। फिर उसके बाद अगला सेक्शन देखो 115 AC, इधर तो क्या था, ऊपर भी C नीचे भी C, तो नीचे क्या था, नीचे 196 C था, 196 C। फिर C के बाद अगला अल्फाबेट क्या है, 196 D, फिर C D, D के बाद अगला अल्फाबेट क्या है, E, लेकिन ये 194 E है, 194 E। लास्ट में तो सड़गो वाले में कुछ नहीं था, मतलब 195। टीडीएस का सेक्शन अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन मैंने नहीं बताया ना, मतलब 195 मैंने, मतलब कानून अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं खोल रहा है तो 195 इज अ जनरल सेक्शन फॉर नॉन रेसिडेंट्स। तो ये टीडीएस से सेक्शन भी आ गए, तो बस सब कुछ आ गया इस चार्ट के अंदर, पूरा टॉपिक आ गया है, सड़गो वड़गो सब कुछ आ गया। अब सुनो, ये चीज मैं क्या चाहता हूँ, तुम लोग खुद अपने हाथों से एक बार लिख के प्रैक्टिस करना। कैसे मानो, ये देखो मैं करके बता रहा हूँ, रफली प्रैक्टिस करना होता तो कैसे करना है। अभी मैं चलो तुमको सर्विस दे रहा हूँ, मैं खुद अपने हाथों से करूंगा, लेकिन घर पे प्लीज तुम लोग खुद अपने हाथ से करना एक बार। तो मेरे को हेल्प करो, मैं इधर वापस लिख रहा हूँ ताकि क्या पूरा रट जाए। मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग खाली हेल्प करना। ये देखो पहले चैप्टर 12 आता है, ये मैं थोड़ा रफली लिख रहा हूँ। फिर आता है चैप्टर 12A, फिर सेक्शन में 115A, फिर वापस 115A, फिर वापस 115A, लेकिन पहले अकेला A, फिर AC AD। मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा साथ दो, याद हो जाएगा। फिर A के बाद क्या था अल्फाबेट, 115 BBA, और B के बाद अगला अल्फाबेट क्या है, C, तो 115 C2I। ठीक है, अब मुझे सब में मुझे ये बताओ कि असेसी कौन है। लाइन से जाओ इधर, एक से मैं थोड़ी जगह बराबर बना देता हूं। कि 115A में असेसी कौन था, FCNR। ये मैं वापस क्यों कर रहा हूं मालूम है, क्योंकि पहले तो क्या इधर सब रेडीमेड लिखा हुआ पड़ा था ना, थोड़ी बुद्धि कम चली थी। अब तुम लोग लड़ाओ, लिख भले मैं रहा हूं, सोचना तुमको है, ओके। तो FCNR के अगले सेक्शन में क्या था, 115AC में सिर्फ NR था, नॉन रेसिडेंट। 115AD में क्या था, करो याद, FII। फिर उसके बाद BBA स्पोर्ट्स पर्सन एंटर, बट NRFC, ये देखो NRFC स्पोर्ट्स पर्सन या फिर एंटरटेनर। NRFC का फुल फॉर्म क्या था, नॉन रेसिडेंट फॉरेन सिटीजन, ओके। फिर 115 C2I में क्या था, NRI, नॉन रेसिडेंट प्लस इंडियन, और इंडियन होने के लिए या तो इंडियन सिटीजन हो या फिर इंडियन ओरिजिन वाला हो। तो ये सब में 80 का नाम आ गया। अब है ना, सब लोग ने कमाने के लिए सोर्स क्या बनाया, एक से है ना, मैं इधर एरो बनाते हो सब में,
सबकी कमाई के सोर्स, मैं एरो बना रहा तब तो तुम लोग सोचो ना, सबकी कमाई के सोर्स क्या है, सोर्स। कि जो लोग क्या ये स्टाइल में नहीं याद करते ना, उन लोग क्या बेचारे परेशान रहते इस टॉपिक में। मतलब लिटरली, मतलब मैंने पहली बार यूट्यूब में ये वीडियो डाला ना, मतलब उधर ही मेरे सब्सक्राइबर भर भर के बढ़ने लगे। नया ना जो यूट्यूब चैनल चालू किया ना, मेरा तो यूट्यूब चैनल ही कोविड में चालू हुआ था, तो ये वीडियो डाला, ये वाली चीज, उधर ही सब्सक्राइबर बढ़ गए मेरे। मतलब कितने लोग मतलब ये स्टाइल में पढ़ते ही नहीं है। सोचो अगर ये स्टाइल के बोले कोई भी स्टाइल में तुम लोग पढ़ोगे ना, कंफ्यूजन है ही इसमें। किधर एफ आई, किधर स्पोर्ट्स पर्सन, किधर 115 ए बी सी डी, रेट वेट का लफड़ा है। लेकिन जिस तरह से मैं अरेंज कर रहा हूँ ना, वैसे तुम लोग करोगे तो याद हो जाएगा। और एक बार खुद भी मेहनत करके लिखना घर पे। तो ये हो गया। अभी मेरे को सबकी इनकम का सोर्स बताओ चलो। 115 ए में इनकम का सोर्स क्या था? लोन, फॉरेन का पैसा, फॉरेन का दिमाग। तो ये देखो, मनी स्लैश दिमाग, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, MD। 115 को ए को देखा तो तुरंत ये सीन आ जाता है, फॉरेन का पैसा, फॉरेन का दिमाग। तो ये पैसा मतलब मनी, दिमाग मतलब डी, MD लिखा है। फिर 115 AC में क्या था याद कर? बॉन्ड्स एंड GDR। तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, BG, बॉन्ड GDR। फिर FII के लिए क्या था? एनी सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटी हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन की कमाई का सोर्स क्या है? गा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एंटरटेनर को परफॉर्म करना है, तो इधर क्या लिखो? गा स्लैश परफॉर्म। गा का फुल फॉर्म बोलते हो, पार्टिसिपेशन इन गेम्स, परफॉर्मिंग इन एडवर्टीजमेंट, कंट्रीब्यूटिंग आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर मैगजीन्स। फिर NRI की इनकम का सोर्स क्या था? सड़गो। सड़गो बोलते हो फुल फॉर्म, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, डिबेंचर्स ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी, डिपॉजिट्स विद इंडियन पब्लिक कंपनी, इधर पब्लिक कंपनी था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर नोटिफाइड सिक्योरिटीज। इतना हो गया। अब धीरे धीरे आसानी होते आएगा। अब सब में से इनकम का एरो निकालूंगा, इनकम क्या आएगी? तो ये तो कॉमन सेंस से समझ जाएगा बच्चा। इधर FCNR ने भारत में मनी डाला तो क्या आएगा? IDU, इंटरेस्ट डिविडेंड यूनिट्स इनकम। दिमाग से रॉयल्टी, FTS। तो सी इसमें से दो एरो निकल रहे हैं, ये देखो। IDU मतलब इंटरेस्ट डिविडेंड यूनिट्स इनकम, और रॉयल्टी डैश FTS, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। फिर बॉन्ड GDR में खुद से सोचो, बॉन्ड से क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड से तो इंटरेस्ट मिलता है ना। और GDR से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म को गवर्नमेंट स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रही है, वो लॉन्ग टर्म के लिए खाली है। तो इधर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को अलग कर रहा हूं, LTC। फिर सिक्योरिटीज के लिए FII का चार्ट बनाओ। तब सोचो ना क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। देखो, इंटरेस्ट डिविडेंड भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। फिर स्पोर्ट्स पर्सन लोग गाएंगे, परफॉर्म करेंगे, ये लोग तो क्या आएगा? इनकम। तो एक एरो बना के सिर्फ इनकम, आई लिख रहा हूं मैं, आई फॉर इनकम। फिर सड़गों से क्या आता है? सड़गों से पढ़े पढ़े आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जिसको मैंने पढ़ा था टाइम इन्वेस्टमेंट इनकम करके बोला था। इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब आई। फिर बेचा तो लॉन्ग टर्म। बस इतना हो गया। अभी तो रेट ऑफ टैक्स है। रेट ऑफ टैक्स के लिए कैसे करो बताओ? तुम लोग बताओ, वैसे करूंगा। पहले आई वालों का जुगाड़ कर। आई मतलब अल्फाबेट आई, इंटरेस्ट डिविडेंड सब आ गया। हर एक में 20 दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं 5 है और कहीं कहीं 10 है। 10 बॉन्ड GDR वाले में था और कहीं कहीं 5 भी था। तो पहले 5 वाले कहाँ थे बताओ चलो अपने चार्ट में। 5 वाला इधर था, 115 ए में ही था। 3 केस थे, IDF,
इंडियन कंपनी ऑन और आफ्टर 1712, गरम उसमें 5% था, तो इधर लिख देता हूं 5%। और गरम तो एक्चुअली एफआईआई में भी था, इधर भी लिख ही देता हूं ना। एफआईआई में भी तो बोला था कि अगर गरम सिक्योरिटीज है तो 5% टैक्स रेट है। देखो एफआईआई के आई के यहाँ पे लिखा है। फिर और आड़ा टेढ़ा रेट किधर था? 10% था बॉन्ड जीडीआर वाले में। तो बॉन्ड जीडीआर वाला ढूंढो, ढूंढो, ये रहा बॉन्ड जीडीआर वाला। तो इधर 10% था, देखो 10% लिख रहा हूं। इतना होने के बाद क्या करना चाहिए? अब जिधर भी अल्फाबेट आई, इंटरेस्ट, डिविडेंड दिख रहा है, हर जगह मैं 20% लिख दूंगा। तो ढूंढो किधर है। ये तो रॉयल्टी है, ये लॉन्ग टर्म है, हाँ ये देखो ये रहा। एफआईआई में था ना इधर 20%, वो तो 115A में भी 20% तो आएगा ही ना, बेसिक रेट। देखो मैं कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ, नोटिस करो। एफआईआई के डिविडेंड के यहाँ पे 20% लिखा, फिर स्पोर्ट्स पर्सन के यहाँ पे भी 20%। मैं अल्फाबेट आई को ढूंढ ढूंढ के लिख रहा हूँ। इतना सिंपल हो गया है। अब बचे खुचे लिख दो। अब पहले लॉन्ग टर्म को सल्टा दो, जिधर भी लॉन्ग टर्म है 10% नो इंडेक्सेशन। तो देखो लॉन्ग टर्म में इधर 10% टैक्स नो इंडेक्सेशन, और इधर भी लॉन्ग टर्म था 10% टैक्स नो इंडेक्सेशन, इधर भी लॉन्ग टर्म था 10% टैक्स नो इंडेक्सेशन। अब बचे कुचे लिख दो। अब स्टार्टिंग से टॉप टू बॉटम जाओ। रॉयल्टी एफटीएस में क्या था? 10%। लेकिन इधर याद रखना, कभी कभी रॉयल्टी पे नॉर्मल रेट से टैक्स आता है एज पर सेक्शन 44DA। कब? अगर कोई फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट का भारत में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, और उसी जगह पे इनोवेशंस वगैरह हुआ हो, रॉयल्टी शुड बी इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पीई एंड अग्रीमेंट शुड बी ऑन और आफ्टर, सॉरी ऑन और आफ्टर नहीं, आफ्टर 31 मार्च 2003 होगा, तो नॉर्मल रेट से टैक्स आता था। फिर और क्या बचा रेट अपने चार्ट में? बस ये शॉर्ट टर्म का बचा, इधर 30% था। लेकिन इधर मैं एस्ट्रिक बना रहा हूं एफआईआई के उसमें, ये अगर एसटीडी भरा हुआ तो एफआईआई के केस में लॉन्ग टर्म को 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, और शॉर्ट टर्म हुआ तो 15% टैक्स आ जाएगा इंस्टेड ऑफ 30। ये हो गया। अब सुनो इसके बाद क्या करा रहा हूं। लुक, ऐसा तुम लोग एक बार खुद लिख के करना ईमानदारी से, क्योंकि इसी एक लेवल के बाद इसको मैं 100 बार भी कर लूँ ना, रिजल्ट नहीं आने वाला। जब तक खुद नहीं मेहनत करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आगे देखना अभी। लुक, डिस्टिंक्शन बिटवीन चैप्टर 12 एंड चैप्टर 12 है। ये डिस्टिंक्शन बहुत काम का है। लुक, तुम लोग बताओ मेरे को, खाली हेल्प करो मेरी। पहले सेक्शंस का डिस्टिंक्शन बताना, फिर नेचर ऑफ सेक्शंस, टाइप ऑफ असेसिस कवर्ड, डिडक्शंस चैप्टर 6 से, इंडेक्सेशन वगैरह के बारे में, रिटर्न फाइल करने का जरूरत है कि नहीं, ऐसा डिस्टिंक्शन के फॉर्म में। और इसका कोड वर्ड है स्नैडर। मैं कैसे याद करता हूं इसको? स्नैडर, स्नैडर बोलो, स्नैडर, स्नैडर। ओके, तो स्नैडर का एस क्या था? सेक्शन। तो बताओ सेक्शंस क्या थे? 115A, AC, AD, माइंड में ए चल रहा है, 3A, AC, AD, फिर BBA, फिर B के बाद अगला अल्फाबेट, तो वो अगले साइड में आ जाएगा C to I में। तो सेक्शंस का डिस्टिंक्शन। फिर नेचर, ये कंपलसरी सेक्शन है, ये ऑप्शनल है ना। फिर असेसी मतलब इंडिविजुअल टाइप है कि कॉर्पोरेट है। सी एनआर तो सभी में, चैप्टर का नाम ही टैक्सेशन ऑफ एनआर है। असेसी मतलब इंडिविजुअल फॉर्म्स, कॉर्पोरेट्स हो। तो सी वो सड़गो वाले में मालूम है सिर्फ इंडिविजुअल था। ये देखो चैप्टर 12 में सड़गो वाला, उसमें एनआरआई मतलब सिर्फ इंडिविजुअल लोग के लिए था। फिर इधर जो था ना एफआईआई स्पोर्ट्स पर्सन, इधर तो ऑल टाइप्स ऑफ असेसिस आर कवर्ड। ऑल मतलब कोई अपने ऐसा इंसान भी हो सकता है, कंपनी, फर्म, कोई भी हो सकता है। इधर सड़गों में नहीं, ये चैप्टर 12 वाले में। फिर सब में डिडक्शंस का रूल क्या है? कहीं पर भी डिडक्शन विडक्शन नहीं मिलता है, खाली इधर एक रॉयल्टी एफटीएस में चैप्टर 6 से था, वो इधर आया था ये। बाकी पूरे टॉपिक में कॉमन रूल क्या है? कोई भी इनकम का संबंधित खर्चा माइनस नहीं कर सकते, ना चैप्टर 6 से मिलेगा। एक ही जगह था तो रॉयल्टी एफटीएस में था, और उसको याद कर सकते हैं ना। फिर एक और पॉइंट,
रिटर्न फाइल करने का सब में एग्जेम्पशन है, मतलब ना तो चैप्टर 12 में रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है ना चैप्टर 12 में, लेकिन शर्त यह है कि उसकी भारत में सिर्फ यही स्पेशल इनकम्स होनी चाहिए जिसके लिए हमने स्पेशल रेट पढ़े ना, वो स्पेशल रेट वाली इनकम ही अगर है और उसका टीडीएस कट चुका है तो रिटर्न नहीं भरा तो भी चलेगा। लेकिन इधर एक एक्सेप्शन है, एफआईआई को रिटर्न भरना पड़ेगा। एफआईआई को क्या बोलेंगे, तू इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, तू रिटर्न से क्यों मुक्ति चाहता है, तुम्हें तो रिटर्न भरना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती है और इन लोग इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन लोग के लिए तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, भाई तुम्हारी तो भारत में वो स्पेशल इनकम्स भी हो ना, टीडीएस भी कटाओ ना, तो हमको तो तुम्हारा रिटर्न देखना है, हमको तुम्हारा रिटर्न देखने में मजा आएगा, कितने करोड़ों में इनकम होगी तुम्हारी। तो इन शॉर्ट एफआईआई को रिटर्न फाइलिंग की मुक्ति नहीं है। बाकी तो पूरे चैप्टर में ना कहीं पर भी रिटर्न फाइलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इफ टीडीएस कट गया है और उन लोग के पास वही स्पेशल इनकम है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन भी इंडिया से खाली गांव वाली इनकम कमाएगा तो रिटर्न भरने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इंडिया में थोड़ी बहुत दूसरी जनरल इनकम होगी तो रिटर्न भरना पड़ेगा। तो रिटर्न फाइलिंग नॉट रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड दे हैव ओनली दीज स्पेशल इनकम्स विच आर कवर्ड अंडर स्पेशल रेट। उसी एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट टेस्ट करते, कितनी बार एग्जाम में स्पोर्ट्स पर्सन का माहौल बनता है, लेकिन इन लोग क्या ना ऐसा बताते हैं कि उसका इंडिया में गांव वाली इनकम के अलावा कुछ और इनकम भी है। और जो बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, हाँ रिटर्न फाइल करने जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है, अगर उसके पास अदर इनकम्स हुई तो रिटर्न भरना पड़ेगा। रिटर्न कब नहीं भरना है, अगर उनके पास सिर्फ यही इनकम है और उसका टीडीएस कट चुका है तो। ये देखो मैंने सब लिखा हुआ है, लुक करो, याद करो, स्टार्टिंग से बताओ मेरे को। चलो सेक्शंस फटफट देख ले, रिकैप हो। सेक्शंस में क्या था, 115 ए सी ए डी बी बी ए, फिर इधर C2I याद करना है। मेरे को तो सब याद है, तुमको याद करना है। फिर नेचर ऑफ सेक्शंस, चैप्टर 12 कंपल्सरी, भूलना मत, ऊपर चैप्टर 12 की बात हो रही है और ये चैप्टर 12 है राइट साइड में। तो नेचर ये कंपल्सरी है तो ये ऑप्शनल है। फिर असेसीज, असेसी मतलब क्या समझा, इंडिविजुअल के कॉर्पोरेट पार्टनरशिप हम सब टाइप के लोग आते हैं। तो इधर क्या था, इधर ऑल टाइप्स ऑफ असेसी थे, लेकिन चैप्टर 12 में जो सड़गो वाला था एनआरआई, उसमें ओनली इंडिविजुअल्स वर देयर। तो ये देखो मैं लिख रहा हूं, इधर ऑल असेसी था, इधर ओनली इंडिविजुअल्स। फिर ये डिडक्शन एटसेट्रा का मतलब क्या है, ये एटसेट्रा मतलब क्या, डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर चैप्टर 6 से इंडेक्सेशन। वो क्या उतना लंबा लिखने की जगह नहीं थी, मैंने एटसेट्रा लिख दिया है, लेकिन मन में तीन चीजें, एक्सपेंडिचर रिडक्शन, चैप्टर 6 से और इंडेक्सेशन। तो इसके लिए क्या रूल था बताओ, नॉट अलाउड। देखो चौकड़ी मारा है, लेकिन एक्सेप्शन क्या था, रॉयल्टी एफटीएस में चैप्टर 6 से मिलेगा, और ये चैप्टर 12 वाले में भी चौकड़ी मारा, देखो क्रॉस मार्क। फिर रिटर्न फाइलिंग की सब जगह नॉट रिक्वायर्ड लिखा है, लेकिन एफआईआई के लिए क्या लिखा, टिक किया है, मतलब एफआईआई को रिटर्न भरना पड़ेगा। ओके अब सुनो सुनो, मेरे को बताओ, इस चार्ट में जो हम लोग ने इनकम्स की बात की थी, देखो स्क्रीन पर देखो, टेल मी नॉन रेसिडेंट की क्या खाली यही सब इनकम्स होती है भारत में, दूसरी सब भी इनकम हो सकती है, रेंट इनकम वगैरह। तो जिन इनकम का जिक्र मैंने इस टेबल में नहीं किया ना, उसके लिए इट इज अंडरस्टूड के नॉर्मल रेट से टैक्स आएगा। स्लैब रेट नहीं बोला करो, नॉर्मल रेट। स्लैब रेट तो इंसानों के लिए होता है ना, लेकिन मैं एक जनरल नॉन रेसिडेंट की एंगल से सोच रहा हूं। तो वापस मेरा स्टेटमेंट सुनो, स्टेटमेंट भी मैं केयरफुली बोल रहा हूं। ये देखो जिन इनकम का, ये देखो स्क्रीन पर देखो, जिन इनकम का यहाँ डिस्कशन हुआ वो तो डिस्कशन हो गया विद स्पेशल रेट, लेकिन ये टेबल में जो इनकम है इसके अलावा कोई और इनकम नॉन रेसिडेंट भारत से कमाता है, इट विल बी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स रेट्स। एंड व्हेन आई से नॉर्मल टैक्स रेट मींस सटक लटक विनिंग्स बैलेंस। अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 हुआ तो 15%, लॉन्ग टर्म अंडर 112 हुआ तो 10%, सादा लॉन्ग टर्म है तो 20%, विनिंग्स है तो 30%, और बैलेंस टाइप इनकम है तो डिपेंडिंग अपॉन वो कौन है, इंसान जैसा आदमी है तो स्लैब रेट्स, कंपनीज है तो 40% फॉरेन का कंपनी होगा तो पार्टनरशिप हम एलएलपी तो 30%। इन शॉर्ट मैं बोला क्या सुना,
कि जो इस टेबल में इनकम है इसके अलावा कोई जनरल इनकम एनआर की हुई ना, तो उन लोग को नॉर्मल रेट से टैक्स आता है। नहीं, ये मैं इतना स्ट्रेसफुली क्यों बोल रहा हूँ, पुराने बैचेस में डाउट आए हुए कि सर अगर नॉन रेसिडेंट का ये इनकम हुआ, वो इनकम हुआ, अलग अलग इनकम ले लेके आते हैं, तो उनको बोलना पड़ता है भाई हमने स्पेशल रेट वाली इनकम डिस्कस की है, इसके अलावा नॉन रेसिडेंट के बाद दूसरी इनकम्स भी होती है। जैसे एक बार मेरे क्लास में बोलने में आया था कि नॉन रेसिडेंट को स्लैब रेट से टैक्स आएगा, तो स्टूडेंट बोल पड़ा सर स्लैब रेट, आपने तो सब अलग अलग रेट बताया था 20%, 10%, ये देखो टेबल पे। मुझे बताना पड़ा भाई वो जो स्पेशल रेट्स थी ना वो खाली गिनी चुनी इनकम के लिए, बाकी नॉन रेसिडेंट भी अपने जैसे स्लैब रेट से टैक्स भरता है। जस्ट बिकॉज हमने इस टेबल पे इतना टाइम दिया है उसका मतलब थोड़ी कि एनआर की हर इनकम ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेट से ही टैक्स होती है। अरे ये तो कुछ गिनी चुनी इनकम है जिसका जिक्र हुआ है, लेकिन नॉन रेसिडेंट के पास तो बहुत टाइप की इनकम्स हो सकती है, और हर इनकम के लिए नॉर्मल स्लैब रेट जैसा ही लगे अगर अपने ऐसा कोई इंडिविजुअल हुआ तो। लेकिन हाँ, नॉन रेसिडेंट को बुढ़े होने का बेनिफिट नहीं मिलेगा स्पेशल स्लैब रेट। पता है अपने में 60 ईयर्स एंड अबाव होता है तो 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 से 10 20, अबाव 10 30, और सुपर सीनियर सिटीजन हुआ तो 5 लाख तक 0। तो सीनियर होने का बेनिफिट एनआर को नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी जनरल आदमी के लिए तो क्या अपने से स्लैब रेट पे टैक्स भरते तो नॉन रेसिडेंट भी वैसे टैक्स भरेगा, लेकिन अपने को तो सीनियर होने का भी एडवांटेज है, उनको वो नहीं है। एक और चीज, अपने जैसों को तो रिबेट भी मिलता है, गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज। अपने को तो रिबेट मिलता है लेकिन नॉन रेसिडेंट को रिबेट भी नहीं है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। एक और चीज, अपने जैसों को तो बेसिक एग्जामेशन अगर एग्जॉस्ट नहीं होता ना तो हम लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में यूज भी कर सकते हैं। कौन सा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तुम लोग शायद भूल चुके, मैंने बताया था। देखो मैं तुमको याद दिलाऊंगा। देखो there was something called unexhausted basic exemption, ये रहा देखो। देखो मैंने पढ़ा था ऐसा, मैंने बताया था ना मैं कि अगर अपनी बैलेंस इनकम छोटी सी हो, जैसे 1,20,000 था, इधर और भी एग्जेम्पशन लेने का पॉसिबिलिटी था, लेकिन हम लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए क्योंकि हमारी इनकम ही 1,20,000 थी। नहीं तो 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन मिलता है ना, लेकिन हम लोग 2.5 लाख में से 1,20,000 तो एग्जॉस्ट कर दिए, बाकी का 1,30,000 अनएग्जॉस्टेड था। तो मैंने क्या किया था, 1,30,000 में से 1,00,000 इधर इस्तेमाल किया, और पहले मैंने इसको क्यों प्रेफरेंस दिया, 20% टैक्स है ना इस पर, फिर मैंने 30,000 इधर यूज़ किया, फिर भी बचे तो हम लोग इधर भी यूज़ कर सकते, विनिंग्स में यूज़ नहीं कर सकते। बताया था ना ये पॉइंट, अरे पढ़ाया हुआ है, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू। तो ये भी खाली रेसिडेंट को ही मिलता है। जी अचानक बात क्या चालू थी सुनो, बात मेरी यहां से शुरू हुई थी। मेरे को लिंक एस्टैब्लिश करने दो एक से ना, पहले इधर आने दो मुझे, किधर गया अपना वो, ये देखो पॉइंट ये चल रहा था कि इन इनकम्स के अलावा नॉन रेसिडेंट के पास कोई जनरल इनकम हुई ना तो उनको नॉर्मल वे में टैक्स मारा जाता है, लेकिन नॉन रेसिडेंट 3 चीजों से वंचित है जो हम जैसे देसी लोग को मिलता है। बताओ क्या? एक, नॉन रेसिडेंट को बुढ़ा होने का फायदा नहीं मिलता, सीनियर वाला। दूसरा, नॉन रेसिडेंट को रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलता। तीसरा, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन नहीं मिलता। तो बोलना ये चाह रहा था, देखो बात मैंने लंबी की लेकिन उसका शॉर्ट में सेंटेंस सुनो कि नॉन रेसिडेंट का इन इनकम्स के अलावा जो बाकी इनकम्स है ना उसमें टैक्सेशन नॉर्मल होता है, जैसा अपना होता है। जैसे हम देशियों का टैक्सेशन होता है वैसे नॉन रेसिडेंट का टैक्सेशन होता है, लेकिन नॉन रेसिडेंट लोग 3 चीजों से वंचित है। 3 सुख उनको नहीं मिलेंगे जो हम देसी लोग को मिलते। कौन से 3? रट लो, सीनियर होने का एडवांटेज, रिबेट वाला, और अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन वाला, जो नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलता है, वो हम जैसे देसी रेसिडेंट लोग को ही मिलता है। तो सी ये अपना चैप्टर 12 खत्म हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि एनआर टैक्सेशन का टॉपिक खत्म।
एनआर टैक्सेशन में देखो अभी और क्या है, लुक हियर, कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले सेक्शन है नॉन रेसिडेंट के, नॉन रेसिडेंट के कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले सेक्शन है। कैन यू सी स्क्रीन पर 44B, 44BBA, डबल बी, ट्रिपल बी, ये सेक्शन नॉन रेसिडेंट के लिए खास बने हुए। अब तुम लोग सोचोगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन तो हम लोग ने पढ़ा था ना पीजीबीपी के टॉपिक में, लेकिन सी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन था ना, दैट वाज फॉर रेसिडेंट्स। तुम लोग याद करना, उधर 44AD पढ़ाया था, मैंने बोला था वो रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, रेसिडेंट पार्टनरशिप हम एक्सक्लूडिंग LLP, ऐसा कुछ बोला था मैंने। फिर 44ADA था प्रोफेशनल्स लोग के लिए प्रिजम्पटिव, उधर भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म्स था अदर देन LLP। तो चलो डिटेल में याद नहीं आ रहा है, लेकिन नोट्स देख के तो याद आ जाए कि वो रेसिडेंट लोग का था जो पहले हम लोग पढ़े था ना, 8% ऑफ सेल्स, और प्रोफेशनल लोग का ग्रॉस रिसीट का 50%, लेकिन दैट वाज फॉर रेसिडेंट्स। अभी मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूं ना, वो खास नॉन रेसिडेंट के लिए भी कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, और वो क्यों रखा है तुमको बताऊंगा, लेकिन एक बार चालू करने दो तो ही मैं तुमको रीजन बता पाऊंगा। ओके, तो सी चालू हो रहा है, लुक ये देखो मैंने इधर स्टेटमेंट बनाया अपना कंप्यूटेशन का, 5 हेड्स ऑफ इनकम दिख रही है इधर, फिर उसके बाद चैप्टर 6 के बाद नेट टैक्सेबल इनकम। नाउ लुक, अगर किसी नॉन रेसिडेंट का, सुनो ध्यान से, शिपिंग बिजनेस हुआ इंडिया में, कौन सा बिजनेस? शिपिंग बिजनेस, तो उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या हाईलाइट कर रहा हूं, विल बी 7.5% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स, ऐसा 44B में लिखा है। शिपिंग बिजनेस हुआ तो, क्यों बताऊंगा, लेकिन पहले वापस बोलो क्या बोला। ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर किसी हाईलाइटिंग में ध्यान दो, अगर किसी नॉन रेसिडेंट का, देखा मैंने किसको गोल किया, नॉन रेसिडेंट का इंडिया में शिपिंग बिजनेस है, तो एज पर सेक्शन 44B उसका स्क्रीन पर देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस विल बी 7.5% ऑफ हिज ग्रॉस रिसीट्स इन द शिपिंग बिजनेस। मतलब शिपिंग के धंधे में उसका जो भी टर्नओवर हुआ, ये शिपिंग के धंधे में टर्नओवर क्या होता है, कोई नॉन रेसिडेंट की मान लो इंडिया से लंदन तक शिप्स जा रही है, तो इंडिया से लंदन शिप जाएगी, तो शिप में पैसेंजर बैठेंगे, कार्गो बैठेगा, तो जो पैसेंजर और कार्गो को कैरी करने का जो फ्रेट होता है ना, फ्रेट, वो उन लोग के लिए ग्रॉस रिसीट है, उसका टर्नओवर है। हम लोग फ्रेट को एक खर्चे की नजर से देखते हैं, लेकिन शिपिंग वालों के लिए तो फ्रेट कमाई है ना, फ्रेट फॉर कैरिंग द पैसेंजर एंड कैरिंग द कार्गो इन द शिप फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्री, तो फ्रेट उनका ग्रॉस रिसीट है। ग्रॉस मतलब खर्चा काटे बिगर, उसका 7.5% हम लोग प्रिज्यूम करते कि उसका शिपिंग के धंधे में नेट प्रॉफिट है। नेट, नेट मीन्स कानून क्या मानता है कि अगर शिपिंग के धंधे में 100 रुपए का कलेक्शन हुआ है ना, देखो 100 रुपए का, उसमें 92.5 मान लो कि खर्च हो गया। कैसे बोला 92.5? 100 में से 7.5 को नेट प्रॉफिट मानते हैं ना, तो 100 में से 7.5 हटाया तो 92.5। उसी ये अलग बोलने का नजरिया है, लेकिन है 7.5 ही। उसी वापस सुनो क्या बोला, गवर्नमेंट क्या अज्यूम कर रही है कि नॉन रेसिडेंट को शिपिंग के धंधे में अगर 100 रुपए का कलेक्शन हुआ है, कलेक्शन मतलब टोटल टर्नओवर, उसमें गवर्नमेंट प्रिज्यूम क्या करती है कि तुझे तेरे कस्टमरों से 100 मिला है ना, तो हम मानेंगे 92.5 तेरा खर्च हो गया, और वो सब खर्च होने का तेरी जेब में नेट 7.5 का प्रॉफिट है, तेरे को उस पर टैक्स भरना है। पता है कितने लोग इधर मिसअंडरस्टैंड क्या करते हैं, 7.5% को रेट ऑफ टैक्स समझते हैं। नहीं, ये तुम लोग भी मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, मानो ये बात, 7.5% इज नॉट द रेट ऑफ टैक्स, इट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। वी आर अज्यूमिंग कि 100 का टर्नओवर हुआ है ना कस्टमर से, तो 7.5% का नेट प्रॉफिट है। सुन, नेट प्रॉफिट, तो ये रेट ऑफ टैक्स नहीं है। लेकिन ये रेट ऑफ टैक्स जैसा मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होता मालूम है? क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे बताओ,
तरह तरह के रेट ऑफ टैक्स पढ़ रहे थे, तो नींद के नशे में बच्चे को क्या लगता है, अभी एक और रेट ऑफ टैक्स आ गया, शिपिंग के धंधे को 7.5% टैक्स लगता है। ऐसा कर क्या थे एग्जाम में, 7.5% टैक्स लगता है, हट। 7.5% इज दी प्रॉफिट परसेंटेज। इससे पता है बच्चों को कंफ्यूजन ना हो ना, स्क्रीन पर देखो मैंने क्या किया है, पहले ही बता के रखा है कि देखो स्क्रीन पर देखना भैया, देखो बच्चों ये जो सेक्शन 115 था ना, वो टैक्स के परसेंटेज पे था। ये देख देख मैं क्या कर रहा हूं नीचे, सेक्शन 115 वाले सेक्शंस वो टारगेटिंग ऑन द टैक्स रेट, और टैक्स रेट की बात कब आती है, ये देखो सारा कंप्यूटेशन होने के बाद रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी जो मैं 44 वाले सेक्शन पढ़ा रहा हूं ना, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ रेट ऑफ टैक्स, इट इज टॉकिंग अबाउट पीजीबीपी। पीजीबीपी, पीजीबीपी में प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है वो, ये मैंने ड्राइंग ही इसलिए की है ताकि ये देखो यह परसेंटेजेस और यह परसेंटेजेस बच्चों को डिफरेंट महसूस हो। तो बताओ यह परसेंटेज से क्या आता है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम धंधे का, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है ना, जैसे शिपिंग का धंधे का 7.5% जो भी आया वो प्रॉफिट है, लेकिन टैक्स कितना आएगा, नॉर्मल रेट। शिपिंग के धंधे में रेट ऑफ टैक्स स्पेशल नहीं है, कंप्यूटेशन का तरीका स्पेशल है। वो भी स्पेशल तरीका क्यों रखा है, रीजन मैंने अभी बताया नहीं, बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ बातें क्लियर करनी पड़ती है। तो क्या बोला, शिपिंग के धंधे में प्रॉफिट कैलकुलेशन का तरीका अनोखा है, लेकिन रेट ऑफ टैक्स नॉर्मल है। तो समझाए तो बताओ, चलो कोई एक बहुत बड़ी फॉरेन की कंपनी का इंडिया में शिपिंग का धंधा है, फॉरेन कंपनी बोला सुना, तो टेल मी इन लोग की शिपिंग के धंधे की इनकम कैसे कंप्यूट होगी, जो भी धंधे में टर्नओवर उसका 7.5%, ये तो उनका नेट प्रॉफिट हो गया, पीजीबीपी के हेड में आएगा इधर। लेकिन वो टैक्स कैसे भरेगी, टैक्स 40% भरेगी, फॉरेन कंपनी बोला ना, और फॉरेन कंपनी के लिए नॉर्मल 40% रेट होता है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंसिस्ट इज दैट शिपिंग के धंधे में रेट ऑफ टैक्स नॉर्मल है, लेकिन कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म थोड़ा अनोखा है। और वो प्रिजम्पटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि लॉ ने प्रिज्यूम कर लिया है कि तुमको कस्टमरों से 100 मिला है तो हम मानेंगे 92.5 का खर्चा हो गया, नेट 7.5 रुपया तुम्हारी जेब में गया। लेकिन मेरे को इसका लॉजिक बताओगे क्यों ऐसा, अभी तक तो मैंने रूल बोल रहा था, क्लैरिटी के साथ रूल बोला, लेकिन रूल के पीछे लॉजिक क्या है। नहीं सी, इधर गवर्नमेंट की मेंटालिटी क्या मालूम है, सी गवर्नमेंट को है ना, नॉन रेसिडेंट का कभी भी माइंड में आता ना, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है नॉन रेसिडेंट से टैक्स वसूलना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। क्यों मुश्किल है नहीं नामुमकिन, ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग नॉन रेसिडेंट इस देश के बाहर दूर बैठे। अरे गवर्नमेंट तो इस देश के अंदर जो देसी लोग हैं रेसिडेंट, उन लोग झोलझाल करते हैं, उसी को भी पकड़ नहीं पाती गवर्नमेंट, तो नॉन रेसिडेंट तो 7 समुंदर पार बैठा है। इंडिया में जो लफड़े करते गवर्नमेंट उनको ही नहीं पकड़ पाती, तो जो बंदा सोच नॉन रेसिडेंट इंडिया के बाहर दूर बैठा है कहीं, तो उसको तो पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप लगता है। मतलब गवर्नमेंट के माइंड में क्या है यार, नॉन रेसिडेंट लोग इंडिया में कमाते हैं तो हम लोग हक से टैक्स मार तो सकते हैं, लेकिन हम टैक्स मारने का हक जताते हुए, लेकिन वो भरना तो चाहिए ना, और उन लोग से टैक्स निकलवाना टेंशन है। तो पहले तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, सबसे पहले तो एनआर इंडिया से कमा हुए ना टीडीएस काट ही डालो, एंड दूसरा एनआर लोग का कंप्यूटेशन को सिंप्लीफाइड रखो, और सिंप्लीफाइड रखेंगे ना और एकदम कंसेशनल रखेंगे ना, तो एनआर लोग क्या थोड़ा टैक्स भरने के लिए इंक्लाइन हो जाएंगे। जैसे तुम लोग समझ, सिंप्लीफाइड का मतलब समझा नहीं, ये 7.5% में गवर्नमेंट क्या सोची यार, शिपिंग के धंधे में शायद 20% मार्जिन होता होगा, 15% मार्जिन होता होगा, लेकिन चलो ना इन लोग को लालच देते 7.5% दिखाना है, बस इतना सा दिखाना है। एंड सच में 7.5 कम है। एक्चुअली कोई शिपिंग का धंधा करता है ना, उसको कोई 7.5% का मार्जिन नहीं है, इतने से मार्जिन के लिए इतना बड़ा तामझाम करेगा, बड़ी बड़ी शिप लेके इधर से उधर घुमाते रहो पानी में, अच्छा खासा 15-20% मार्जिन होगा, ये भी मैं अंदाज से बता रहा हूँ ऐसे। यहाँ बाकी तो शिपिंग का धंधा करने वाले जाने, लेकिन इतनी बात पक्की है
कि अराउंड 15-20% मार्जिन है, फिर भी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, यार तेरे को 7.5% दिखाना है। जानबूझ के ऐसा एक छोटा सा परसेंटेज दिया है ताकि उस चक्कर में वो रिटर्न भर के टैक्स भर देवे। वो बोलते हैं ना गवर्नमेंट को किसी से काम निकलवाना है, वो हम लोग भी बोलते हैं ना, अगर काम निकलना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो इधर अपनी गरज है ना कि चलो कुछ तो टैक्स आ जावे। अगर हम लालच करेंगे नहीं, नॉन रेसिडेंट भारत में जोरदार शिपिंग का धंधा कर रहा है, उसने जो कमाया हम पूरा टैक्स वसूल करेंगे, और अगर पूरा पूरा टैक्स लेना चाहोगे ना, पूरा मतलब जो उसने एक्चुअली प्रॉफिट्स कमाया है, प्रिजम्पटिव नहीं, एक्चुअली जो प्रॉफिट्स कमाया है उसके ऊपर टैक्स लेने का लालच करेंगे ना, तो ठेंगा कुछ भी नहीं आएगा हाथ में। इससे गवर्नमेंट ने क्या सोचा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इससे चलो कुछ तो आ जावे। अब 7.5% का रूल रखते हैं ना कि नॉन रेसिडेंट को भी उससे थोड़ा अच्छा लगता है। आज अगर मैं भी नॉन रेसिडेंट हूं, क्या सोचूंगा, ओ आई जस्ट हैव टू शो 7.5% ऑफ माई टर्नओवर विच इज सो लेस, उतना ही दिखाना है। कैलकुलेशन भी सिंपल, अमाउंट भी छोटा है, और इतना दिखाने का मन हो जाता है, और मन हो जाता है तो उस चक्कर में टैक्स तो आ गया ना। तो बोलते हैं ना गवर्नमेंट को नॉन रेसिडेंट से टैक्स वसूलना एक चैलेंजिंग टास्क लगता है, तो उस चक्कर में एक ही है। फिर कोई बोले सर शिपिंग के धंधे को क्यों लेके बैठे, अरे शिपिंग के धंधे में ह्यूज टर्नओवर होता है। इतनी बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनियों की इंडिया में शिप्स चल रही है। हम लोग इधर जमीन पे घूमते, इसे शिप दिखती नहीं है। कभी समुद्र पे जाओ, है ना, कभी कोई पोर्ट पे जाओ, इतनी बड़ी बड़ी शिप में इतना बड़ा बड़ा धंधा हो रहा होता है। कोई एक्सपोर्ट का काम हो रहा है, कोई पैसेंजर जा रहे होते हैं, शिप का बहुत बड़ा वॉल्यूम में धंधा होता है। और इतने बड़े वॉल्यूम का धंधा अगर सोच कोई नॉन रेसिडेंट किसी कारण से रिटर्न न भरे, टैक्स नहीं भरे, तो नुकसान हो गया ना। इससे गवर्नमेंट ने बोला भाई इतने बड़े धंधे को हम मिस नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम उन लोग को पकड़ना भी मुश्किल है। इसलिए लॉ ने क्या एक शॉर्टकट निकाला कि चलो आपको सिर्फ इतना सा दिखाना, कितना, टर्नओवर का 7.5, तो उतना सा दिखाने के चक्कर में क्या वो लोग को भी दिखाने का मन हो जाता है। क्योंकि सी कोई भी इंसान है ना टैक्स अथॉरिटीज से पंगा नहीं लेना चाहता, और स्पेशली जब टैक्स वाले खुद ही बोलते हैं आपको इतना ही दिखाना है, तो हर नॉन रेसिडेंट खुशी खुशी उतना दिखा देगा, और उस बहाने गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया। हाँ, मन में ऐसा आ रहा है कि नहीं यार एक्चुअली तो उन लोग ने इंडिया में जोरदार प्रॉफिट कमाया होगा, बट देन फिर ऐसे लालच करोगे तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा ना। व्हाट आई सेड, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वो अप्रोच से गवर्नमेंट ने 4 सेक्शन खोले हैं। ये जो मेंटालिटी मैंने बताई ना गवर्नमेंट की, इस गवर्नमेंट की मेंटालिटी से इन लोग ने 4 सेक्शन खोले। एक मैंने पढ़ा दिया, कौन सा पढ़ा है मैंने, 44B, विच सेज कि अगर शिपिंग का धंधा हुआ तो ग्रॉस रिसीट्स का 7.5% दिखाना है। और पता है ये जो चीज चल रही है ना बहुत इंपॉर्टेंट, एक से ना, ये जो चीज चल रही है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस पे सम जैसे आते हैं। अब सम कैसा आता है थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एमसीक्यू में, नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट थियरी है। याद क्या रखना है, सिर्फ 7.5%। ओके फिर सुनो, लुक, एक से ना, तो एक सेक्शन हो गया अपना 44B, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। ओके अब सुनो, जिस तरह से नॉन रेसिडेंट के शिपिंग बिजनेस के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है ना, उसी तरह नॉन रेसिडेंट का अगर एयरलाइन बिजनेस हुआ, एयरक्राफ्ट का बिजनेस ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरलाइन बिजनेस, उसके लिए भी सेम सिस्टम है, लेकिन 7.5 के बदले 5%। खत्म, सब सेम है, 7.5 से 5। अब सोचो 7.5 से 5 और कम क्यों कर दिया, क्योंकि जो लोग एयरलाइंस चलाते हैं ना उन लोग के ओवरहेड्स ज़्यादा होते हैं। शिपिंग का धंधा चलाने में ना इतना कॉस्टली नहीं होता जितना कि एयरलाइन का फ्यूल वगैरह देखो, इतनी कॉस्टली चीज़ें होती हैं, मतलब इन लोग के ओवरहेड्स ज़्यादा होते हैं। ऐसे तो 7.5% का मार्जिन भी एकदम कचरे जैसा है यार, लेकिन जब शिपिंग बिजनेस को 7.5 दिया है तो एयरक्राफ्ट वाले तो क्या एक्सपेक्ट करें, हमारा तो और भी कम होना चाहिए। एक्चुअली तो इन लोग का मार्जिन जोरदार होता है, मैंने बताया ना
लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ के इतना छोटा छोटा परसेंटेज का लालच दे रही है ताकि उस लालच के मारे वो लोग कम से कम इंडिया में इनकम दिखा के टैक्स तो बढ़ देवे। नहीं तो अगर हम लोग सोचेंगे नहीं ज़्यादा टैक्स चाहिए ज़्यादा टैक्स चाहिए तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जब शिपिंग का 7.5 रखा है तो एयरक्राफ्ट का थोड़ा कम रखना पड़ता है क्योंकि उन लोग के धंधे में ओवरहेड्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ 7.5 इट विल बी 5%। ये था सेक्शन BBA, A फॉर एयरक्राफ्ट। ओके, फिर सुनो BB में क्या लिखा है मालूम है? अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया की माइनिंग कंपनी को मदद करता है, क्या बोला? अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया की कोई माइनिंग बिजनेस वाले को मदद करता है और वो मदद करने के चक्कर में वो कुछ कमाता है ना, तो उस कमाई में भी 10% इज अ प्रॉफिट मार्जिन। 10% फिक्स ना, डिटेल में बताऊंगा लेकिन एक बार स्टेटमेंट खत्म करना पड़ता है ना मेरे को। तो क्या बोला? अगर कोई नॉन रेसिडेंट भारत के माइनिंग, प्रिसाइसली माइनिंग के लिए, अगर कोई नॉन रेसिडेंट भारत के माइनिंग बिजनेस वालों की मदद करता है, मदद क्या करता है बताऊंगा। अभी एक बार ऐसे सुनो, अगर नॉन रेसिडेंट भारत के माइनिंग वालों को मदद करता है और वो मदद करके बदली में कुछ कमाता है, तो जो वो कमाएगा वो उसकी ग्रॉस रिसीट्स है, लेकिन उसका प्रॉफिट उसमें 10% प्रिज्यूम करते हैं। मतलब ये देखो, ये सेम चीज लेकिन 10% के हिसाब से आएगा। लेकिन टेल मी, ये क्या बोला था मैंने? नॉन रेसिडेंट भारत के माइनिंग बिजनेस वालों की मदद कर रहा है। उसकी मदद क्या करता है बताता हूँ। क्यों ना अपने इंडिया में जो ONGC वगैरह है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे माइनिंग की बिजनेस है, लेकिन ONGC एक पॉपुलर नाम है इसलिए तुमको हेल्प कर रहा हूँ सिखाने में। तो ONGC को कई बार है ना फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनियों की मदद लगती है। किस बात के लिए मदद मालूम है? एक तो मिनरल ढूंढने के लिए मदद लगती है, एंड फिर मिनरल ढूंढने के बाद जमीन खोदने के लिए मदद लगती है। ढूंढिंग मदद, खोदिंग मदद, ढूंढिंग मदद, खोदिंग मदद। दिस मदद हु रिक्वायर्स? ONGC फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे ONGC जैसी माइनिंग की कंपनियों को किस टाइप की मदद चाहिए? ढूंढिंग मिनरल्स के मिनरल है कहाँ? अरे मिनरल ढूंढना बहुत डेंजरस काम है। अरे जब तक मिनरल धरती के नीचे कहाँ है नहीं मिलेगा तब तक खोदना थोड़ी चालू कर सकते। कहीं भी खोदना चालू कर दे ऐसा थोड़ी होता है। तो ढूंढने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनका, और उसके लिए मदद कौन करता है? फॉरेन कंपनी। और फॉरेन की कंपनी पता है इंडिया वालों को ढूंढने के लिए मदद क्यों करवाती है? कि उन लोग के पास ऐसी जोरदार टेक्नोलॉजी है कि कभी अर्थक्वेक आता है ना, भूकंप भूकंप, तो इन लोग सैटेलाइट से ना इमेजेस कैप्चर करते हैं। फॉरेन की कंपनियों के पास ऐसा जोरदार टेक्नोलॉजी है ना कि कभी भी वंस इन अ वाइल अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक में क्या, धरती में क्रैक आता है ना, भले वो 1 सेकेंड के लिए आता होगा, लेकिन धरती क्रैक होती है तो अंदर का दिखता है ना, तो वो इन लोग सैटेलाइट से उसका इमेज कैप्चर करते हैं एंड फिर उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च विसर्च करके ऐसा डेटा बनाते हैं। इसको लोग सिस्मिक डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मिक। देखो दिखने में ऐसा दिख रहा है, सिस्मिक डेटा मतलब डेटा रिलेटेड टू अर्थक्वेक, डेटा रिलेटेड टू अर्थक्वेक। तो ऐसा डेटा बनाते हैं एंड फिर ONGC जैसी अपनी भारत की कंपनियां है ना, उनको बोलती है यार वो फोटो देना, हमको फोटो देना। अपने कैसे अपने दोस्त को बोलते फोटो शेयर कर, फोटो शेयर कर, तो इधर हम लोग फॉरेन की कंपनियों से फोटो मांग रहे। किसकी फोटो? अर्थक्वेक हुआ था तो अंदर फोटो, मतलब ऐसा कोई सादा फोटो नहीं व्हाट्सएप में भेज दिया, फोटो खाली ऐसे बोलने में बोल रहा हूँ, लेकिन वो इमेजेस एंड ऑल अदर रिलेवेंट डिटेल्स विच विल हेल्प ONGC इन आइडेंटिफाइंग के मिनरल कहाँ पर है। और ये अपने को फॉरेन कंपनियों की गरज क्यों पड़ती है? क्योंकि उन लोग के पास टेक्नोलॉजी जोरदार है, और ऐसी और इसमें तो जोरदार टेक्नोलॉजी चाहिए। फोटो कैसे खींचे? ऐसे मोबाइल लेके थोड़ी बैठना, अर्थक्वेक आएगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। मतलब वो सैटेलाइट के अंदर इतना हाई टेक कैमरा सिस्टम होता है जिससे क्या अर्थक्वेक के अंदर का इमेजेस कैप्चर होता है, फिर वो डेटा ONGC को मिलेगा। लेकिन बताओ ONGC वालों को फोकट में थोड़ी मिलेगा। इसके लिए ONGC वाले देखो पैसा पे करेंगे, तो हम पे कर रहे हैं, हमारे लिए पेमेंट है, लेकिन उन फॉरेन की कंपनियों के लिए रिसीट्स है।
और ये उनकी ग्रॉस रिसीट्स है, उसका 10% प्रॉफिट दिखाना उनको। 10% क्यों वाले? क्योंकि ऐसी ओएनजीसी वालों ने मान लो 5 करोड़ का भी पेमेंट किया होगा, उनके भी तो खर्चे होते। उनको जो 5 करोड़ मिला वो उनकी पूरी कमाई थोड़ी है। उन लोग ने भी सैटेलाइट के अंदर इक्विपमेंट बिठाए होंगे, उसका डेप्रिसिएशन है, उनके भी अलग अलग खर्चे होंगे। तो सब खर्चा वर्चा एक्चुअली कितना हो रहा नहीं देख रहे। हम क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं कि भारत के ओएनजीसी से अगर उनको 100 रुपया मिला है तो मान लो उनका 90% खर्च हुआ होगा, 10% उनका मार्जिन है। एक्चुअली तो शायद 30-40% भी मार्जिन हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अपने को लालची नहीं होने का है। लालची होने के चक्कर में हम लोग बोलेंगे ना, नहीं तेरा एक्चुअल प्रॉफिट हम देखेंगे, तो दिखाएगा ही नहीं, एस्केप होते रहेगा। इसलिए बोला समथिंग इज बेटर नथिंग, वो वाला कॉन्सेप्ट इधर भी है। सुनो, मैंने स्टार्ट कैसे किया था। भारत के जो माइनिंग करने वाले लोग हैं ना, उनको नॉन रेसिडेंट लोग मदद करते। समझा क्या मदद की? मिनरल ढूंढने में मदद मिली ना। एक और मदद बोला था, खोदने के लिए। पता है, जैसे ओएनजीसी को कहीं मिनरल मिल गया तो अभी नेक्स्ट टेंशन क्या है? जमीन खोदो। अब खोदने के लिए भी बड़ा बड़ा मशीन चाहिए, जो इंडिया के पास नहीं होता है। तो कई बार इंडिया वाले ना फॉरेन की कंपनियों से उनकी मशीन्स हायर पे लेते, क्योंकि अपने खरीदने का अफोर्ड नहीं कर पाते। आई एम नॉट सेइंग कि ओएनजीसी खरीद नहीं सकती, खरीदती भी होगी। लेकिन बाय चांस ओएनजीसी वालों ने कोई मशीन्स इक्विपमेंट खरीदा नहीं, मशीन फॉर खोदिंग द जमीन ना, तो उन लोग कई बार फॉरेन की कंपनियों से हायर पे लेते, तो उसका हायर चार्जेस अपने को पे करना पड़ता है। अपने पे करते, लेकिन उन लोग के लिए वो ग्रॉस रिसीट्स हो गया, उसका 10% दिखाना पड़ेगा। इन शॉर्ट 2 टाइप की मदद मिलती है माइनिंग करने वालों को। एक ढूंढिंग मदद, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिंग मिनरल्स। प्रोस्पेक्टिंग मतलब सर्चिंग, ढूंढिंग। प्रोस्पेक्टिंग मिनरल्स एंड एक्सट्रैक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग, वर्ड रटो। ढूंढिंग, खोदिंग, ढूंढिंग, खोदिंग, इंग्लिश में प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग। इसके लिए मदद दे रहा है नॉन रेसिडेंट, और उसके लिए हम उनको पैसा देते हैं, तो वो हम लोग पेमेंट करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है? ग्रॉस रिसीट, उसका 10% उसको दिखाना है। ये लिखा है 44BB में। आखिरी सेक्शन देखो। अब ऐसा इमेजिन करो, भारत में जो पावर बिजनेस करते हैं, पावर पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो पावर बिजनेस को भी नॉन रेसिडेंट लोग मदद करते हैं। अब पावर बिजनेस वाले क्यों फिरंगियों के मोहताज है? चलो, माइनिंग वाले क्यों मोहताज है, मैंने बताया कि इन लोग के पास जोरदार इक्विपमेंट होता है, अर्थक्वेक की फोटो वोटो मिलती, बताया ना। वैसे पावर का धंधा करने वाले मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले, ये लोग क्यों नॉन रेसिडेंट के मोहताज है? ये देखो, पावर का जो बिजनेस हो ना, इलेक्ट्रिसिटी, इन लोग का जो पावर का जो प्लांट होता है ना, वो इंस्टॉलेशन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। मतलब पावर बिजनेस में जो उन लोगों का प्लांट होता है ना, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो इजीली हो जाएगी, लेकिन उसका जो सेटअप होता है ना, सेटअप, इंस्टॉलेशन, वो बहुत टिपिकल काम है। तुम लोग को लगे इतना क्या टिपिकल काम है, क्योंकि तुम लोगों ने छोटे मोटे इंस्टॉलेशन देखे ना, घर में एसी लग रहा है देख लिया, हाँ एसी इंस्टॉल हो गया ना। ये कोई सादा एसी वैसी इंस्टॉल नहीं करना है। पावर बिजनेस का पूरा पावर का प्लांट इंस्टॉल करना है। और इधर पता है, इंस्टॉल वर्ड भी नहीं बोलते, कमिश्निंग बोलते। क्या वर्ड था? कमिश्निंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्या बोलते? कमिश्निंग। ये वर्ड क्या था? कमिश्निंग का मतलब इंस्टॉलेशन ही होता है। कमिश्निंग का मतलब इंस्टॉलेशन, लेकिन जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन होता है तो हम लोग कमिश्निंग बोलते हैं। और पावर बिजनेस का जो होता है ना, वो प्लांट, उसका इंस्टॉलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए हम लोग गोरे लोग की मदद लेते हैं, नॉन रेसिडेंट लोग की। तो उन लोग जब मदद करते तो अपने को पैसा देना पड़ता है ना, हम लोग पे करेंगे, लेकिन उन लोग के लिए वो ग्रॉस रिसीट्स है, उसका 10% दिखाना है। तो सी ये देखो, मैंने मस्त से इधर लिखिए, लुक लुक। नॉन रेसिडेंट भारत में क्या कर रहा है? या तो शिपिंग कर रहा है, एयरक्राफ्टिंग कर रहा है, हेल्पिंग कर रहा है, हेल्पिंग कर रहा है। एक हेल्पिंग माइनिंग वालों को, एक हेल्पिंग पावर वालों को। और सेक्शन भी कैसे देखो, सिंपल दे देखो,
ये देखो देखो ना मैं कैसे लिख रहा हूं, बी 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 बढ़ते ही जा रहे, सिंगल बी, डबल बी, डबल बी, ट्रिपल बी। लेकिन ये देखो एक ए क्यों आ जाता है, बिकॉज ऑफ एयरक्राफ्ट, ए फॉर एयरक्राफ्ट। उसे याद कैसे करना है, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं इधर देखो, सिंगल बी, डबल बी, डबल बी, ट्रिपल बी। अरे बी की लाइन लगी है, फिर ये बी बी ए था। अब मेरे को बताओ फर्क क्या है, इधर देख, सिंगल बी में नॉन रेसिडेंट शिपिंग कर रहा है, बीबीए में एयरक्राफ्टिंग कर रहा है, डबल बी में हेल्पिंग कर रहा है, ट्रिपल बी में भी हेल्पिंग कर रहा है। अरे इन शॉर्ट याद ऐसे करना चाहिए, या नॉन रेसिडेंट कर क्या रहे इंडिया में जो कमा रहा है, तो क्या कर रहा है, या तो शिपिंग कर रहा है या एयरक्राफ्टिंग कर रहा है। एयरक्राफ्टिंग इज नॉट अ वर्ड, लेकिन आई एम जस्ट राइमिंग बाय इंग 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 इंग, शिपिंग, एयरक्राफ्टिंग, हेल्पिंग, हेल्पिंग, ऐसे याद करने में इजी होता है, शिपिंग, एयरक्राफ्टिंग, हेल्पिंग, हेल्पिंग। लेकिन एक हेल्पिंग माइनिंग वालों का, दूसरा हेल्पिंग पावर वालों का। माइनिंग वालों की दो हेल्प क्या थी, ढूंढिंग एंड खोदिंग। पावर वालों की हेल्प क्या थी, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन। तो ये सब में वो कुछ कर रहा है, शिपिंग विपिंग विपिंग, लेकिन उसमें उसको कुछ मिल भी रहा होगा ना, उसका परसेंटेज दिखाना है। और परसेंटेज क्या था, 7.5, 5, 10 और 10। टेल मी, ये जो कैलकुलेशन करके आंकड़ा आया उसको लिखना कहाँ है, पीजीबीपी में, पीजीबीपी में। लेकिन उसमें दूसरी सब हेड्स की इनकम एज यूजुअल ऐड होंगी, हाँ, फिर चैप्टर 6 से वगैरह एज यूजुअल। फिर टैक्स रेट नॉर्मल है इधर, इन धंधों में रेट ऑफ टैक्स नॉर्मल है। नॉन रेसिडेंट का स्पेशल रेट तो खाली इन्हीं में होता है, ये देखो इन्हीं में। और इनमें कोई शिपिंग विपिंग एयरलाइन वगैरह का कुछ था नहीं, था ना। अब देखो लास्ट पॉइंट देखना इसमें, टेल मी, कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है ना, 7.5%, 5-10% इसका ग्रॉस रिसीट का निकालेंगे। लेकिन व्हाट इज ग्रॉस रिसीट्स, सी ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। लुक, ये देखो, जैसे एक नॉन रेसिडेंट का भारत में शिपिंग बिजनेस है, तो शिपिंग बिजनेस में उसका जितना भी टर्नओवर हुआ है ना, सब नहीं लेने का। द टर्नओवर विच हैज अक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया, क्योंकि मालूम है, भूलो मत, ये बंदा एनआर है, और एनआर को भारत में अगर इंडियन इनकम अक्रू या रिसीव होती है तो ही टैक्स आता है। दैट मीन्स अगर कोई नॉन रेसिडेंट बोले, भाई इंडिया में मेरा शिपिंग का धंधा है, लेकिन माय टर्नओवर इज अक्रूइंग आउटसाइड, इट इज रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड। अरे याद करो, ऐसा नॉन रेसिडेंट को लेके सोचते हैं ना, कि अगर नॉन रेसिडेंट का इनकम अक्रू भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है। सी अक्रू और अराइज एक ही वर्ड होता है। अक्रू मतलब इनकम का जन्म किधर हो रहा है, अराइज। तो अगर एनआर का इनकम अक्रू भी बाहर होता है, रिसीव भी बाहर होता है, तो सभी बाहर होता है, तो हम किस मुंह से मुंह मारे, हम टैक्स नहीं मार सकते। तो ऐसा सब पॉइंट में इन लोग तुमको खिलाएंगे एग्जाम में। तो ये देखो, मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसका सोच के आंसर देना। नॉन रेसिडेंट का शिपिंग का धंधा है, उसकी शिप मुंबई से लेके लंदन तक आती जाती रहती है, ओके। अब आंसर देना, मैं इधर लिख के ही बताता हूं, सो डैट इमेजिनेशन में तकलीफ ना हो तुमको। ये देखो, लुक, शिपिंग के धंधों का उसका टोटल टर्नओवर दिया है 400, हाँ। ये देख, उसमें कुछ फिगर्स दे रहा हूं मैं, 100, 100, 100, 100, ये सब करोड़ों में बात हो रही है। एग्जाम्पल शिपिंग बिजनेस का है, लेकिन शिपिंग के थ्रू जो मैं बता रहा हूँ ना, वो हर 44 में एप्लीकेबल है, चारों 44 जो मैंने पढ़ा अभी, हाँ। सोचो इधर देखो ना, इधर अगर मान लो उसका शिपिंग के धंधे में 100 करोड़ का टर्नओवर ऐसा है ना, जिसमें फ्रेट का बुकिंग इंडियन पोर्ट पे हुआ था, लेकिन रिसीव लंदन पोर्ट पे हुआ था। मेरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, नॉन रेसिडेंट की शिप इंडिया से लंदन तक जा रही है, मुंबई टू लंदन,
तो ऐसा मान लो कि 100 करोड़ में क्या हुआ था बताओ, 100 करोड़ का किधर हुआ था बताओ, बुकिंग इन इंडिया हुआ था, लेकिन रिसीव लंदन में हुआ था, मतलब आउट ऑफ इंडिया। मैं एक बार लिख देता हूं फिर बताना। बुकिंग इन इंडिया का ना समझा, ऐसे फील करो ना कोई पैसेंजर है या फिर कोई बड़ी कंपनी अपने गुड्स शिप के थ्रू लंदन भेज रही है, तो उन लोग ने इंडियन पोर्ट में आके बुकिंग की होगी, लेकिन पैसा नहीं दिया अभी, क्रेडिट पे। और उनको पैसा कब मिला, लंदन पोर्ट में जब सामान पहुंचा ना, तब वहां पे उनकी कोई ब्रांच वांच होगी, उधर उन्होंने पैसा दे दिया। तो मतलब बुकिंग तो इंडिया में हुई थी, लेकिन रिसीव आउटसाइड इंडिया हुआ था। फिर उसी तरह से मैं भी अलग अलग चीज बता रहा हूं। अगले 100 करोड़ के लिए देखो क्या हुआ था, इसका तो बुकिंग आउटसाइड हुआ था, रिसीव इंडिया में हुआ था। ओके, फिर एक और 100 करोड़ देखो, उसका तो बुकिंग भी इंडिया में हुआ था, रिसीव भी इंडिया में हुआ था। पॉसिबल है ना। अरे मतलब जो कंपनी अपना सामान शिप के थ्रू भेज रही लंदन, उससे फ्रेट बुक भी इधर किया था, पैसा भी इधर ही दे दिया, तो हमने इधर दे दिया, तो उनको रिसीव भी इधर हो गया ना इंडिया में। फिर लास्ट वाला देखो क्या है, बुक भी आउटसाइड हुआ था, रिसीव भी आउटसाइड हुआ था। तो सी बुकिंग से हमें पता चलता है बच्चों कि इनकम अक्रू कहां हुई, अक्रू, अक्रू और अराइज, और रिसीव से मालूम पड़ता रिसीट। और याद कर, तुम लोग पढ़े नहीं थे सीए इंटर में स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ते थे। कोई भी इनकम को इंडियन कब बोलेंगे, या तो इंडिया में अक्रू हो या रिसीव हो, कुछ तो इंडिया में हो, लेकिन अक्रू भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है, देन इट इज प्योरली फॉरेन इनकम, उस पे इंडिया वाले टैक्स नहीं लगा सकते। अरे तो बताओ ना, बुद्धि लड़ाओ, इसमें से क्या क्या लेना है मुझे। ये वाला लूंगा, क्यों, रिसीव भले बाहर हुआ है, लेकिन बुकिंग तो इंडिया में हुआ ना, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इधर अक्रू हुआ ना, तो हम लोग को टैक्स मारने का राइट है। फिर दूसरे का देखो क्या था, दूसरे में बुकिंग भले बाहर हुआ, पैसा तो इंडिया में मिला ना, तो इंडियन गवर्नमेंट अपना झंडा गाड़ के खड़ी हो जाएगी, हमको तो चाहिए टैक्स, तो ये भी काउंट हो गया। और तीसरे में तो गवर्नमेंट हक से उछलेगी कि भाई ये इनकम तो पैदा भी इंडिया में हुई है, रिसीव भी इंडिया में, तो इंडिया तो जोरदार टैक्स मार सकती है। जोरदार मतलब टैक्स उतना ही लगेगा, लेकिन हक से मारेगी। लेकिन लास्ट वाला फिगर देखो, ये इनकम का तो बुकिंग भी बाहर हुआ है, अरे फ्रेट बुक करना पड़ता है, हम लोग भी कहीं जाते टिकट बुक करते हैं ना वैसा, और रिसीव भी बाहर हुआ है, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज गॉट नो राइट टू टैक्स, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर। ये चीज एग्जाम में आती है, मैंने एक्चुअली जो लिया है ना इधर, एग्जाम का एक्चुअल सम ऐसा ही आता है, लेकिन मैंने क्या सिंपल सिंपल फिगर सिंपल लैंग्वेज से पढ़ाया था। एक्चुअल पेपर में पैराग्राफ फॉर्म में इतना डरावना माहौल बनता है, लेकिन समझदार बच्चा पढ़ के समझ जाएगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया था वैसा वाला ही पॉइंट है। अरे तो करना क्या फिर इसमें बताओ, अरे फिर ये इग्नोर हो जाएगा, तो अपने सिर्फ 300 करोड़ का कितना 7.5% कंप्यूट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा अपना टैक्सेबल पीजीपीपी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा। और इसको लिखना कहाँ है, 5 वर्ड्स के अंदर डालना है। टैक्स रेट नॉर्मल होगा, अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म शिपिंग का धंधा करी तो 30%, फॉरेन कंपनी तो 40%, इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे हो गया। ये सेम चीज इन लोग ने ना एयरलाइन का धंधा लेके भी एग्जाम में पूछा हुआ है, सब सेम है। मैंने जो शिपिंग के लेके पढ़ा है ना, हर जगह ये सेम रूल अप्लाई होता है, हर जगह मतलब किधर, ये देखो, हर जगह मतलब इधर, हर जगह ये देखो इधर, इधर। तो सी देखो, मैंने अभी जो पढ़ा उसका समरी इधर लिखा हुआ है, देख देख जल्दी देख, जादू से कुछ आया, देखो ना। ग्रॉस रिसीट्स म्हणजे, अरे ग्रॉस रिसीट्स मतलब आइदर अक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, समथिंग शुड हैपन इन इंडिया। बेस्ट पता है क्या, याद रखो, सब बाहर ही बाहर हो रहा है तो इग्नोर कर देंगे, अक्रू भी बाहर, रिसीव भी बाहर, इग्नोर इट।
कुछ भी इंडिया में हुआ तो कंसिडर इट। खत्म। फिर सुनो, इसके साथ ही अपना एनआर टैक्सेशन का टॉपिक समाप्त नहीं होता है, इसमें और भी कुछ बातें। नॉन रेसिडेंट को लेके दे रहा सर्टन सेक्शन 10। सेक्शन 10 तो सबको पता ही है, एग्जेम्प्ट इनकम्स। तो सी ऐसे तो इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे सेक्शन 10 है, लेकिन नॉन रेसिडेंट के जो खास सेक्शन 10 है ना, वो बच्चों को एग्जाम में पूछते हैं, कभी एमसीक्यू में पूछते तो कभी डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सी अदरवाइज पूरा सेक्शन का लंबा लिस्ट पढ़ेंगे ना, सेक्शन 10 का तो बहुत लंबा होता है, लेकिन अपने वो पूरा नहीं। जो नॉन रेसिडेंट के लिए डेडिकेटेड सेक्शन 10 से ना, वो अपने को याद करने पड़ेंगे। लेकिन वो टॉपिक है ना, मैं अभी नहीं छू सकता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें करनी पड़ेगी ना जिसका कनेक्शन कोई दूसरे टॉपिक के साथ है जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो पढ़ने में दिक्कत आ जाएगी। इससे जो नॉन रेसिडेंट का सेक्शन 10 वाला एग्जेम्पशन है ना, वो हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। एक और चीज है नॉन रेसिडेंट के लिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड कन्वर्जन बेनिफिट। ये कैपिटल गेन से रिलेटेड है। कैपिटल गेन्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड कन्वर्जन बेनिफिट। उसमें क्या, कैपिटल गेन्स को पूरा फॉरेन करेंसी में कंप्यूट करो, फिर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो, ऐसा कुछ टिपिकल कैलकुलेशन है। लेकिन ये भी क्या, जब तक कैपिटल गेन नहीं पढ़ा हो ना, पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, इससे इसको भी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। तो दो चीज एनआर टैक्सेशन की होल्ड पे, सेक्शन 10 और कन्वर्जन बेनिफिट। ओके। ऐसे तो नॉन रेसिडेंट को लेके एक और चीज होती है, सेक्शन 9, लेकिन उसका वीडियो दिया हुआ है मैंने, उसका वीडियो दिया था ना सेक्शन 9 का। वो सेक्शन 9 भी एनआर टैक्सेशन का ही हिस्सा है। क्या था सेक्शन 9? इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। उसमें सब बिजनेस कनेक्शन वगैरह वगैरह कुछ पॉइंट्स है ना, तो वो जो वीडियो दिया था सेक्शन 9 का, वो भी एनआर टैक्सेशन के अंदर ही फॉलो होता है। एक सेकंड ना, बोलो। यस, रेलेवेंट होगा। यस यस। तो नहीं, सेक्शन 9 का भी इधर रेलेवेंस होगा। मतलब शिपिंग बिजनेस, एयरक्राफ्ट बिजनेस वालों का क्या है, इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, कंडीशन है। सी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मेथड से उन लोग को कहीं ना कहीं टैक्स ही मार रहे हैं ना। लेकिन नॉन रेसिडेंट को टैक्स मारने का सबसे बेसिक अंडरलाइन चीज क्या है, दे शुड हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। जो सेक्शन 9 में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं, बिजनेस कनेक्शन करके बोला है। तो सी ये सब मैंने अभी पढ़ा तो दिया, 7.5%, 5%, लेकिन ये सब में मेरा एक अंडरलाइन अजम्पशन था कि वो एनआर जो शिपिंग का धंधा, एयरक्राफ्ट का धंधा कर रहा है, उसका इंडिया में कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। नहीं तो अगर कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ना रखे ना, तो हम लोग उनको टैक्स ही नहीं मार सकते। ऐसा मैंने सेक्शन 9 के वीडियो में दिया था। जिन लोग ने वो वीडियो नहीं देखा, देख के समझ आएगा। लेकिन सेक्शन 9 का इधर रेलेवेंस है ही। अरे वो तो जब कभी भी को मैं बोलूँ ना, नॉन रेसिडेंट के कोई बिजनेस की बात करूँ, ये बिजनेस ही तो ना शिपिंग वगैरह, जब कभी भी नॉन रेसिडेंट का बिजनेस का बात हो रहा है ना, तो ये चीज प्रिज्यूम ही करो कि उसका भारत में कोई अड्डा जमा के रखा हुआ है, उसने कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि उसके बिगड़ तो हम टैक्स ही नहीं मार सकते ना। और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, वो सेक्शन 9 के अंदर हम लोग ने विस्तार में पढ़ा था इन दैट वीडियो। हैविंग अ फिक्स्ड प्लेस, या फिर एक एजेंट भी होता है, वो सब बताया था ना। और ये सब बड़े बड़े धंधे करने के लिए क्या है, बिगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, अगर कोई बोले सर ये सब जो धंधे आपने बताए, अगर हम मान ले इन लोग का इंडिया में कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऐसा कुछ नहीं है, तो टैक्स ही नहीं आएगा। फिर 7.5% का कंप्यूटेशन का तो सवाल ही नहीं है, टैक्स ही नहीं आएगा इफ दे डू नॉट हैव परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। क्योंकि किसी नॉन रेसिडेंट का रूल है, अगर वो भारत में अड्डा जमा के बैठेगा ना, तो छोड़ेंगे नहीं उसको। लेकिन अड्डा जमाने का मतलब हैविंग सम फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। एनीवे, इसके ऊपर सेक्शन 9 में तो बात हुई थी, आएगा ना। यस, बराबर, करेक्ट करेक्ट। नहीं, वो तुमने सेक्शन 9 का वीडियो नहीं देखा ना, वो देखोगे समझ जाएगा। सी
ये जो बात अभी चल रही है ना, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, किसी ने डाउट पूछा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वगैरह, और तुम्हारा जो डाउट था वीडियो बनाना, वो सब, ये सब बातें ना थोड़ा इक्वलाइजेशन लेवी नाम का टॉपिक है ना, इक्वलाइजेशन लेवी, तब थोड़ा और विस्तार में डिस्कस होगा। अभी क्या, अधूरे नॉलेज से मैं तुमको आंसर भी दूंगा तो सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा, है ना। और उसमें तुम्हारा तो सेक्शन 9 का भी वीडियो देखना बाकी है, तो सिर्फ सेक्शन 9 का वीडियो देखो। इक्वलाइजेशन लेवी का टॉपिक जो मैं कराऊंगा वो होने के बाद क्या, एक ज़्यादा क्लैरिटी आती है, ज़्यादा रोशनी आती है अपने को, है ना। तो एनीवेज, ये तो जस्ट जनरल बात हो रही थी। फिलहाल ये 44 वाले में मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, उन लोग का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू टैक्स देम। बट टू टैक्स देम वी आर नॉट गोइंग बाय डिटेल कैलकुलेशन मेथड, वी आर गोइंग बाय प्रिजम्पटिव मेथड ऑफ 7.5% वगैरह वगैरह, है ना। यस, कोई भी माइनिंग बिजनेस को हेल्प किया, माइनिंग मतलब एनी टाइप ऑफ माइनिंग, ये हुआ। अब सुनो, एनआर टैक्सेशन का टॉपिक खत्म हुआ तो नहीं बोल सकते, मैंने बोला कुछ चीजें बाकी है विच इज टू बी डन लेटर, लेकिन एक बार के लिए खत्म, एक बार के लिए एनआर टैक्सेशन का टॉपिक खत्म हो गया, ओके।